आइए आज एक ऐसे ऐतिहासिक महामुकाबले की बात करते हैं जिसने भारत का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आना कोई आम घटना नहीं थी। शुरुआत तो सिर्फ एक व्यापार से हुई थी, लेकिन देखते ही देखते ये एक ऐसा हाई स्टेक्स टूर्नामेंट बन गया जो पूरे 300 सालों तक चला। ये सिर्फ मसालों की होड़ नहीं थी, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में से एक पर अपना कब्जा जमाने की एक जबरदस्त रेस थी। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में इतिहास के इस रोमांचक सफर को जरा करीब से समझते हैं। तो इस पूरी कहानी को हम 5 अलग-अलग हिस्सों में डिकोड करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मसालों की उस खोज की जिसने सबको यहाँ खींचा। फिर देखेंगे पुर्तगाली और डच कैसे पहले राइवल्स बने। उसके बाद गेम में अंग्रेजों की ग्रैंड एंट्री होगी, फिर डेनिश और फ्रांसीसी की चुनौतियां सामने आएंगी और आखिर में वो अल्टीमेट ब्रिटिश जीत जिसने सब कुछ पलट दिया। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, मसालों की खोज, या यूं कहें कि पूरब का वो गजब का आकर्षण। उस वक्त यूरोप के बाजारों में मसालों की कीमत सच में सोने से कम नहीं थी, और यही वो सबसे बड़ा चुंबक था जिसने दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्यों को इस तरफ खींच लिया। अब जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। ये सिर्फ साल नहीं है, बल्कि ये वो पूरा रोड मैप है कि कैसे एक के बाद एक खिलाड़ी मैदान में उतरे। पुर्तगाली 1498 में सबसे पहले आए और फ्रांसीसी एकदम आखिर में 1668 में। इन्होंने कहाँ अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, ये देखना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इन्हीं रणनीतिक ठिकानों से इस 300 साल के लंबे खेल की असल शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। हमारे पहले प्रतिद्वंद्वी पुर्तगाली और डच। ये लोग सिर्फ व्यापारी नहीं थे, ये इस नए रास्ते के पायोनियर्स थे। आइए देखते हैं कि इस अनजान इलाके में इन्होंने अपने कदम कैसे जमाए। तो पुर्तगाली वो पहले यूरोपीय थे जिन्होंने भारत तक पहुंचने के लिए एक बिल्कुल नया समुद्री रास्ता खोज निकाला। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा और वहां के राजा जमोरिन ने उसका बढ़िया स्वागत भी किया। लेकिन ये स्वागत बहुत जल्दी एक साम्राज्यवादी विस्तार में बदल गया, खासकर 1510 में, जब अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से सीधे गोवा ही छीन लिया। सही मायनों में अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली पावर का असली संस्थापक माना जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी सामने आती है जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति कहते हैं। इसे पहले पुर्तगाली वाइसरॉय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने लागू किया था। उनका लॉजिक बहुत साफ था, जमीन पर लड़कर ऊर्जा बर्बाद करने से कहीं बेहतर है कि पूरे समंदर पर अपना दबदबा बना लो। शुरुआत में ही व्यापार पर अपनी मोनोपोली सेट करने के लिए महासागरों का मास्टर बनना उस वक्त का एक मास्टर स्ट्रोक था। वैसे यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाला फैक्ट है। आज हम आलू या लाल मिर्च के बिना भारतीय खाने की कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये चीजें मूल रूप से भारत की है ही नहीं। ये शुरुआती पुर्तगाली नाविक ही थे जो तंबाकू की खेती के साथ साथ आलू, लाल मिर्च और यहाँ तक कि भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस भी अपने साथ लेकर आए थे। खैर, पुर्तगालियों के बाद एंट्री होती है हॉलैंड के डचों की, और इनकी स्ट्रैटेजी काफी स्मार्ट थी। जहां बाकी सारे यूरोपियन देश सिर्फ मसालों के पीछे पागल थे, डचों ने अपना फोकस बदल दिया। उन्होंने भारत के सूती कपड़ों के निर्यात पर दांव लगाया। मसालों के लिए आपस में लड़ने के बजाय उन्होंने भारतीय कपड़ों को इंटरनेशनल मार्केट में उतार दिया, जो एक जबरदस्त और बहुत ही सफल व्यापारिक फैसला साबित हुआ। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। गेम में अब एंट्री होती है एक असली कॉर्पोरेट दिग्गज की, अंग्रेज। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दिया, और यही वो पल था जो आगे चलकर पूरे उपमहाद्वीप का भाग्य बदलने वाला था। अंग्रेजों की अप्रोच डचों या पुर्तगालियों से बिल्कुल अलग थी। वो बहुत ही कूटनीतिक और सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़े। 1608 में कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचे, और 1615 आते आते सर थॉमस रो ने व्यापार करने की भारी छूट भी हासिल कर ली। मतलब उन्होंने सीधे जंग लड़ने के बजाय लोकल राजाओं को अपने फेवर में करने की बहुत ही चतुर नीति अपनाई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अंग्रेजों ने पूरे देश के अलग अलग कोनों में 3 मेन बेस बनाए, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे। और ये सिर्फ छोटी मोटी व्यापारिक चौकियां नहीं थीं, ये पूरी तरह से किले बंद बस्तियां थीं। आगे चलकर यही तीनों शहर उनके उस विशाल ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे मजबूत नींव और प्रशासनिक केंद्र बन गए। चलिए अब चौथे हिस्से की बात करते हैं, डेनिश और फ्रांसीसी चुनौतियां।
ये दोनों शक्तियां इस दौड़ में काफी लेट आईं, लेकिन अपने साथ बिल्कुल अलग तरह की परेशानियां लेकर आईं, जिन्हें हम भटकाव और आक्रामकता कह सकते हैं। 1616 में डेनमार्क के लोग यानी डेनिश यहाँ आए, लेकिन उनका सारा ध्यान व्यापार से ज्यादा ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार पर था। अब जाहिर है, जब आपका कमर्शियल फोकस ही नहीं होगा तो आप इस कंपटीशन में कैसे टिकेंगे। नतीजा ये हुआ कि वो पूरी तरह रेस से बाहर हो गए और 1845 तक अपना सब कुछ अंग्रेजों को बेचकर वापस लौट गए। सबसे आखिर में एंट्री हुई फ्रांसीसियों की, और इनके साथ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। 1664 में फ्रांस के राजा के मंत्री कोलबेट ने ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, जो पूरी तरह से एक सरकारी कंपनी थी। अब क्योंकि ये एक सरकारी इकाई थी, इसलिए शुरुआत से ही इनका रवैया बहुत ही आक्रामक और राजनीतिक था, जो विशुद्ध व्यापारिक कंपनियों से एकदम अलग था। इसके बाद तो हालात बहुत तेजी से बदले। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भारत की राजनीति में सीधे तौर पर दखल देना शुरू कर दिया। इस एग्रेसिव अप्रोच का सीधा रिजल्ट ये हुआ कि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच लगातार 3 कर्नाटक युद्ध भड़क उठे। इसका क्लाइमैक्स हुआ 1760 के वांडीवाश के युद्ध में, जहां ब्रिटिश सेनापति सर आयरकूट ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हरा दिया। इस एक हार ने फ्रांसीसियों को सैन्य रूप से खत्म कर दिया और सिर्फ पौंडीचेरी जैसी कुछ जगहों तक ही सीमित कर दिया। और अब हम पहुंच चुके हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और 5वें हिस्से पर, अंतिम ब्रिटिश विजय। इस 300 साल लंबे ऐतिहासिक टूर्नामेंट का इकलौता और आखिरी विजेता। अंग्रेजों ने वाकई एक एक करके सबको मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया। 1759 के बेदरा के युद्ध में डचों को हराया, 1760 के वांडीवॉश युद्ध में फ्रांसीसियों को बेअसर कर दिया, और सिर्फ यूरोपीय ही नहीं, प्लासी और बक्सर के युद्धों में उन्होंने स्थानीय शासकों को भी बुरी तरह हरा दिया। बस यहीं से भारत पर उनके पूर्ण प्रभुत्व का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। और ये नंबर 200, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये इस पूरे खेल का अल्टीमेट रिजल्ट है। यूरोपीय कंपनियों की आपसी लड़ाई और भारतीय राजाओं की कमजोरियों का पूरा फायदा उठाकर अंग्रेज सबसे ताकतवर बन गए, और इसी का नतीजा था कि भारतीय उपमहाद्वीप को अगले लगभग 200 सालों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहना पड़ा। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल दिमाग में आता है। जरा सोचिए, अगर हमारे स्थानीय राजाओं में एकता होती या फिर ये यूरोपीय शक्तियां खुद आपस में ना उलझी होती, तो क्या अगले 200 सालों का इतिहास कुछ और होता? इतिहास के ये छोटे छोटे मोड़ कितने बड़े और खतरनाक नतीजे ला सकते हैं, ये हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये पूरा सफर हमें याद दिलाता है कि कैसे सिर्फ व्यापार करने का एक इरादा देखते ही देखते पूरी सत्ता और राजनीति के एक लंबे, बेहद पेचीदा खेल में बदल सकता है।